देखिए भैया, आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में एनिमल टिश्यू से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जंतु ऊतक से हमारी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे की एग्जाम हो या फिर एसएससी की एग्जाम हो या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। अगर आपको एनिमल टिश्यू के बारे में जानना है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एनिमल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू। ओवरऑल मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद में हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भाई टिश्यू क्या है। भाई टिश्यू क्या है पता तो होना जरूरी है। ऊतक है क्या? 1824 में ड्यूट्रोचेट नाम का एक वैज्ञानिक था, ड्यूट्रोचेट। उन्होंने कहा कि जब कोशिका समूह बना लेती है तो ऊतक का निर्माण होता है। क्या नाम है वैज्ञानिक का? 1824 की बात है, एक वैज्ञानिक था ड्यूट्रोचेट। इसने कहा कि भाई जब कोशिका समूह बना लेती है, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? कोशिकाओं का समूह भैया ऊतक कहलाता है, टिश्यू कहलाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। यानी कि जब कोशिका समूह बना लेती है तो भैया किसका निर्माण होता है? टिश्यू का निर्माण होता है, ऊतक का निर्माण होता है। ये कहा था 1824 में एक वैज्ञानिक था ड्यूट्रोचेट, उसने। इस तरीके से मान लीजिए कोशिकाएं हैं बहुत सारी। अब इन कोशिकाओं ने क्या किया? एक समूह बना लिया, एक समूह बना लिया भैया। ये क्या है? ये कोशिकाएं हैं। अब इन कोशिकाओं ने समूह बना लिया तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम टिश्यू कह सकते हैं, इसे हम ऊतक कह सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो टिश्यू क्या है? जब बहुत सारी कोशिका एक समूह बना लेती है तो टिश्यू का निर्माण होता है, ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। उस शाखा को क्या कहा जाता है? उस शाखा को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। उस शाखा को क्या कहा जाता है भैया? उस शाखा को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अभी जो टिश्यू होते हैं भैया, ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, यानी कि 4 प्रकार के आपके ऊतक होते हैं। कौन से ऊतक? एनिमल टिश्यू के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो टिश्यू जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है भैया कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू से हिंदी में कहा जाता है संयोजी ऊतक। दूसरा होता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, इसे हिंदी में कहा जाता है उपकला ऊतक। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू। इसे कहा जाता है पेशीय ऊतक या फिर मांसपेशीय ऊतक। मांसपेशीय ऊतक। और चौथा होता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक। ये 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं भैया हमारे शरीर में। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 1824 में एक वैज्ञानिक था ड्यूट्रोचेट, जिन्होंने कहा कि जब बहुत सारी कोशिका समूह बना लेती है तो टिश्यू का निर्माण होता है, ऊतक का निर्माण होता है। टिश्यू के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो टिश्यू है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होता है एपिथेलियल टिश्यू, तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, चौथा होता है नर्वस टिश्यू। तो सबसे पहले आपके एग्जाम में यहीं से ही क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्न में से कौन सा एक पशु ऊतक है? 3 ऑप्शन आपको पादप टिश्यू के दे देगा, प्लांट टिश्यू के दे देगा भैया, और एक ऑप्शन आपको इसमें से दे देगा। तो राइट आंसर क्या होगा? जो यहां पर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा एनिमल टिश्यू में, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा एक एनिमल टिश्यू है? तो एक ही ऑप्शन होगा। तो कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है ऑप्शन में, एपिथेलियल टिश्यू हो सकता है, मस्कुलर टिश्यू हो सकता है, नर्वस टिश्यू हो सकता है। अगर आप पिछले रेलवे के पेपर उठा करके देखते हो तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है भैया कि निम्न में से कौन सा एक एनिमल टिश्यू है, एक पशु ऊतक है। जब हिंदी में पूछता है कि निम्न में से कौन सा एक पशु ऊतक है तो भैया कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। तो ध्यान से समझ लीजिए, जो एनिमल टिश्यू है
जो एनिमल टिश्यू कहने का मतलब हम हमारे टिश्यू के बारे में, हम हमारे शरीर में जो टिश्यू पाए जाते हैं वो जिस चैप्टर में पढ़ते हैं उस चैप्टर का नाम होता है एनिमल टिश्यू, पशु उत्तक। और प्लांट में जो टिश्यू पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में जो टिश्यू पाए जाते हैं उस चैप्टर का नाम है प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू एक अलग चैप्टर है और एनिमल टिश्यू एक अलग चैप्टर है जिसमें हम हमारे शरीर की टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात रही, तो ये सेकंड क्लास है टिश्यू वाले चैप्टर की। पहली क्लास में मैंने आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ाया था, स्क्यूमस, क्यूबोइडल, कोलमनार, सिलेटेड टिश्यू पढ़ाया था ना, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू है कि नहीं है, सरल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू, हमने बहुत सारे टिश्यू पढ़े थे और उनकी लोकेशन पढ़ी थी, वो संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटे गए थे, हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था भैया। तो एपिथेलियल टिश्यू हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने एपिथेलियल टिश्यू वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ लीजिए। 40-50 मिनट की क्लास है, एपिथेलियल टिश्यू मैंने कंप्लीट करवा दिया था। अगर आपने ये क्लास देख ली तो रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, मजा आ जाएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। और कुछ नहीं चाहिए भैया। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं, नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएंगे। मैं हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन डालता हूं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे, जिसके आंसर हर रोज 10-12 हज़ार स्टूडेंट आंसर देते हैं। तो आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चनों पर आपके पकड़ हो सके। ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो आपके अच्छे क्वेश्चनों पर पकड़ बनी रहेगी और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम हॉल में मिलने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है? तो चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए कनेक्टिव टिश्यू, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और हेडिंग लगा लीजिए कनेक्टिव टिश्यू। हेडिंग क्या लगाओगे भैया? कनेक्टिव टिश्यू। चलो भैया शुरुआत करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। ध्यान से समझना मेरी एक एक बात को। अभी मैंने आपको टिश्यू के 4 प्रकार बताए। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और चौथा कौन सा है भैया? नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका उत्तक। इन 4 प्रकार के जो टिश्यू है इसमें हमारे शरीर में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जो उत्तक है वो है भैया कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी उत्तक। ये हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला उत्तक है। तो मैं लिख देता हूं कि भैया ये हमारे शरीर में सर्वाधिक होते, ये हमारे शरीर में सर्वाधिक होते। आ गया समझ में आपको? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कनेक्टिव टिश्यू संयोजी जो उत्तक है, हमारे शरीर में जितने भी उत्तक के प्रकार है उनमें सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, संयोजी उत्तक पाया जाता है। अभी कौन कौन से इसके टाइप के बारे में चर्चा करेंगे, वो कहाँ उपस्थित होते हैं, सभी के बारे में जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू से, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो पहली बात क्लियर हो गई? ओके। मैंने आपको बताया था जब मैंने एपिथेलियल टिश्यू आपको पढ़ाया था कि 2 कोशिकाओं के बीच का जो रिक्त स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इंट्रासेलुलर स्पेस यानी कि अंत कोशिकीय स्थान। तो ये जो अंत कोशिकीय स्थान होता है ये भैया एपिथेलियल टिश्यू में, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये उसमें भैया नहीं होता, ये उसमें नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से कि जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो संयोजी उत्तक है, इसमें भैया ये अंत कोशिकीय स्थान जो होता है
जो अंतः कोशिकीय स्थान होता है भैया ये उपस्थित होता है। राइट का चिन्ह इसलिए लगाया है ताकि इसमें ये उपस्थित होता है। और इन कोशिकाओं के बीच का जो गैप होता है उसमें एक तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है और उस तरल पदार्थ को मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि एपिथेलियल टिश्यू में इन कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान नहीं थी, तो ये कोशिकाएं आपस में सटी हुई थी, इनके बीच में रिक्त स्थान बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मैं आपको बता दूं एपिथेलियल टिश्यू में कोशिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें कोशिकाओं की संख्या उपकला उत्तकों से कम होती है भैया। तो इसमें कोशिकाओं की संख्या में लिख देता हूं नोट लगा करके, नोट कि इसमें जो कोशिकाओं की संख्या है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो इसमें कोशिकाओं की जो संख्या होती है वो भैया एपिथेलियल टिश्यू से कम होती है। एपिथेलियल टिश्यू से क्या होती है भैया? एपिथेलियल टिश्यू से कम होती है। हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा स्क्विमस टिश्यू, क्यूबोइडल टिश्यू, कोलमनार टिश्यू, सिलिएटेड कोलमनार टिश्यू। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जो कोशिकाएं होती है वो एक परत में होती है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में, तो और कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू में भैया जो कोशिकाओं की जो परत होती है वो बहुत सारी होती है कि नहीं है? लेकिन इसमें जो कोशिकाएं है वो बहुत सारी होती है, एक दूसरे से चिपटी हुई रहती है, इसमें ये इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है कि नहीं है? लेकिन इसमें भैया ये इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, उसके बीच में एक तरल पदार्थ होता है, इसे मैट्रिक्स कहा जाता है। और एपिथेलियल टिश्यू की तुलना में भैया ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें क्या होता है? कोशिकाओं की संख्या कम होती है भैया। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने? स्क्रीनशॉट में हट जाता हूँ, ले लिया आपने? अब इसके कार्य पढ़िए, कार्य क्या है ध्यान से समझना। इसके कार्यों के बारे में बात करता हूँ। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका कार्य क्या है भैया? तो पहली बात, ये शरीर के जितने भी अंग होते हैं उन सभी अंगों को जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। तो मैं एक एक पॉइंट लिखता हूँ। पहला इसका कार्य क्या है? जोड़ना। शरीर के अंगों को जोड़ना यानी कि कनेक्ट करना। अरे आपकी स्किन है, स्किन से मसल्स जुड़ा हुआ होता है, मसल से बोन जुड़ी हुई होती है, ये हमारे शरीर के ऑर्गन्स तो है स्किन वगैरह। तो स्किन से आपका मांस जुड़ा होता है, मसल्स जुड़ी हुई होती है, मसल्स जो है वो भैया हड्डी से जुड़ी हुई होती है। तो आपस में किसकी सहायता से जुड़ी हुई होती है? इन कनेक्टिव टिश्यू की सहायता से जुड़ी हुई होती है। हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो भैया किसकी सहायता से जुड़े हुए होते हैं? इन कनेक्टिव टिश्यू, इन संयोजी ऊतकों की सहायता से जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा नंबर 2 पर सपोर्ट, सहारा। आपके शरीर के अंगों को सहारा प्रदान करने का काम कौन करते हैं? ये कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। इसके अलावा नंबर 3 पर सुरक्षा। नंबर 3 पर सुरक्षा, तो आपके शरीर के अंगों की सुरक्षा भी करने का काम करते हैं कौन? ये कनेक्टिव टिश्यू, ये संयोजी ऊतक। इसके अलावा रोगों से लड़ने का काम, रोगों से लड़ने का काम कौन करते हैं? ये कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। नंबर 5 में आप ये भी कह सकते हैं, पहला हमने जोड़ना पड़ा, दूसरा सहारा, तीसरा सुरक्षा, चौथा रोगों से लड़ना। परिवहन का काम भी करते हैं भैया ये कनेक्टिव टिश्यू, बहुत सारी चीजों का परिवहन करवाने का काम भी करते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू। तो ये आपको भैया इसके कार्य याद रखने हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। जोड़ना यानी कि कनेक्ट करना, ऐड करना, है कि नहीं है? सहारा, सपोर्ट, सुरक्षा, है कि नहीं है? रोगों से लड़ने की क्षमता, कनेक्टिव टिश्यू रोगों से लड़ने का काम भी करता है, और परिवहन, ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है। तो ये सब काम होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। लेकिन यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं भाई, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। ये जो मैंने चीजें आपको पढ़ाई है इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है, तभी तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में कनेक्टिव टिश्यू है क्या। मैं आपका एक बार फिर से रिवीजन करवाता हूं। मैंने आपको बताया कि ये कनेक्टिव टिश्यू जितने भी एनिमल टिश्यू है उन सभी टिश्यू में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले टिश्यू है हमारे शरीर में। दूसरा मैंने आपको बताया कि अंतःकोशिकीय स्थान जो होता है, दो कोशिकाओं के बीच का जो स्थान होता है उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है, अंतःकोशिकीय स्थान कहा जाता है, वो ज्यादा होता है
है कि नहीं है। इसमें कोशिकाओं के बीच में एक तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है, इसे मैट्रिक्स कहा जाता है। इसमें कोशिकाओं की संख्या है वो एपिथेलियल टिश्यू से कम होती है। फिर इसका कार्य है जोड़ना शरीर के अंगों को आपस में, शरीर के अंगों को सहारा देना, शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, है कि नहीं है। रोगों से लड़ने का कार्य, परिवहन का कार्य और ऊर्जा को संचय करने का कार्य करते हैं, क्योंकि इसमें एडिपोज टिश्यू पाया जाता है जो वसा को स्टोर करने का काम करता है। तो ये ऊर्जा को संचय करने का, लिख लेता हूं, ऊर्जा को संचय करने का काम भी करता है भैया। तो एक काम इसका ये भी हो गया, तो ये इसके कार्य हो गए। अब इसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं भैया, क्योंकि इसके जो टाइप है कनेक्टिव टिश्यू के, वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले तो मैं आपको इन सभी के टाइप बता देता हूं एक एक करके, हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कभी कभी कि आपके एग्जाम में होता क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एक कनेक्टिव टिश्यू है, निम्न में से कौन सा एक संयोजी उत्तक का उदाहरण है। ये संयोजी उत्तक है, तो इसलिए आपको जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है उन सभी कनेक्टिव टिश्यू के नाम आपको याद होने जरूरी है। जिस तरीके से आपको एनिमल टिश्यू के याद रखने हैं, पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू, चौथा है नर्वस टिश्यू, उसी तरीके से आपको जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है, जितने भी एपिथेलियल टिश्यू है, जितने भी मस्कुलर टिश्यू है, जितने भी नर्वस टिश्यू है, इन सभी के नाम आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से एक एपिथेलियल टिश्यू है, निम्न में से कौन से एक कनेक्टिव टिश्यू है, निम्न में से कौन से एक संयोजी उत्तक है, निम्न में से कौन से एक मस्कुलर टिश्यू है। तो इनका नाम याद होना जरूरी है। एपिथेलियल टिश्यू में मैंने जितने भी टिश्यू के प्रकार थे, एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार, उन सभी के नाम मैंने और कार्य आपको बताया, उनकी लोकेशन आपको बताई है, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी लोकेशन से पूछे जाते हैं। जैसे कि लीवर में कौन सा टिश्यू पाया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। यकीन मानिए, अगर आप प्रीवियस पेपर उठा करके देखोगे, अगर आपकी एग्जाम के चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या फिर अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। रेलवे में उठाकर देख लीजिए, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज के बाद में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि भैया निम्न में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है। जितने भी संयोजी उत्तक है, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है, उन सभी के मैं आपको नाम लिखवाने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने? ओके भैया, मिटा देता हूँ। फिर हम एक एक के बारे में चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम एक एक के बारे में चर्चा कर लेंगे। देखिए भैया, पहला आपको याद रखना है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू हिंदी में कहा जाता है ढीले संयोजी उत्तक। हिंदी में क्या कहा जाता है भैया? हिंदी में कहा जाता है ढीले संयोजी उत्तक। और इसके भी 3 प्रकार होते हैं भैया। अब वो 3 प्रकार कौन से हैं? तो पहला है भैया, यानी कि ए नंबर डाल देता हूं, तो पहला है एरिओलर, से अवकाशी उत्तक भी कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। दूसरा होता है भैया एडिपोज टिश्यू, से हिंदी में वसा उत्तक भी कहा जाता है। तीसरा कौन सा है? तीसरा है भैया रेटिकुलर टिश्यू, इसे हिंदी में भी रेटिक्यूलर के नाम से ही जाना जाता है। तो ये आपका पहला टाइप हो गया भैया कनेक्टिव टिश्यू में। तो कनेक्टिव टिश्यू में आपको पहला कौन सा पढ़ना है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, ढीले संयोजी उत्तक पढ़ने हैं, जिसमें भैया एरियोलर यानी कि अवकाशी उत्तक, दूसरा है एडिपोज टिश्यू वसा उत्तक, तीसरा है रेटिकुलर टिश्यू भैया। तीसरा कौन सा है? रेटिकुलर टिश्यू है। ओके भैया, दूसरा नंबर का देखते हैं। ये सभी टिश्यू के नाम, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये शुरुआत के तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है भैया डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू यानी कि भैया सघन संयोजी उत्तक, सघन संयोजी उत्तक भैया, ये दूसरा टाइप है भैया कनेक्टिव टिश्यू में। ये भी 3 प्रकार का होता है। ये भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, जिसमें से ए नंबर का कौन सा है? ए बी सी कर देता हूं भैया मैं। तो इसमें ए नंबर का कौन सा है? ए नंबर का है भैया डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा कौन सा है? बी नंबर का। दूसरा है भैया डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू।
और सी नंबर का कौन सा है? तो सी नंबर का है भैया, सी नंबर का है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। सी नंबर का है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ओके भैया, तो ये आपको प्रकार के बारे में पता होना जरूरी है। तो कनेक्टिव टिश्यू में मैंने आपको पहला कौन सा पढ़ाया? लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से हैं? तो एरियोलर टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, रेटिकुलर टिश्यू है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से हैं? सघन संयोजी ऊतकों में कौन कौन से हैं? तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। डेंस का मतलब होता है सघन, रेगुलर का मतलब होता है नियमित। तो सघन नियमित संयोजी ऊतक। डेंस इरेगुलर यानी कि अनियमित। तो सघन इरेगुलर यानी कि अनियमित कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू यानी कि इलास्टिक संयोजी ऊतक। तो भैया पहले तो इनके नाम आपको पता होना जरूरी है, फिर इनकी लोकेशन पता होना जरूरी है, थोड़ी बहुत इनके बारे में जानकारी भी आपको पता होना जरूरी है कि नहीं है? नंबर 4 पर कौन सा आता है? तो नंबर 4 पर आता है भैया कार्टिलेज। कार्टिलेज बोला जाता है उपास्थि को। तो उपास्थि भी एक प्रकार का कौन सा टिश्यू है? तो उपास्थि भी एक प्रकार का भैया कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज जो उपास्थि होती है वो भी एक प्रकार की कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। ओके, नंबर 5 पर ब्लड। ब्लड जो होता है वो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ये एक टर्म जब भी हम पढ़ाते हैं तब यूज में लेते हैं। तो ब्लड क्या है? एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। उसके अलावा 6 नंबर पर कौन सा याद रखना है? हाँ, ये 3 नंबर है भाई, सॉरी, ये 3 है, ये 4 है, और नंबर 5 पर भैया आपको बोन। बोन यानी कि जो हड्डियां होती है, हड्डियां भी एक प्रकार की, हड्डियां जो होती है वो भी एक प्रकार की कनेक्टिव टिश्यू है। इस बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। और उसके अलावा 6 नंबर पर आता है भैया लिम्फ। लिम्फ टिश्यू, लसिका या लिम्फ ऊतक, ये भी एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू है। अब भैया कार्टिलेज उपास्थि के बारे में कंकाल तंत्र वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके। ब्लड के बारे में कंकाल तंत्र, सॉरी, ह्यूमन ब्लड यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मैंने अलग से आपको ह्यूमन ब्लड वाला चैप्टर भी पढ़ा रखा है जिसमें हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इन सभी के बारे में पढ़ा था। बोन्स, हड्डियों के बारे में हम कंकाल तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ चुके। और लिम्फ टिश्यू के बारे में मैंने आपको लिम्फ के बारे में एक अलग से क्लास भी बताई थी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाओगे, वहाँ पर लिम्फ वाली क्लास ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगी भैया। मैंने लसिका लिम्फ के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है आपको, ये भी मैंने पढ़ा दिया। लेकिन मुख्य चीजें हैं ये 3 चीजें। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया वो पूछे जाते हैं इन तीनों से। लूज कनेक्टिव टिश्यू से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर आपसे डायरेक्ट यहाँ से तो कुछ नहीं पूछा जाता। यहाँ से यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से कनेक्टिव टिश्यू है या फिर निम्न में से कौन से कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये 6 टिश्यूओं के नाम याद होना जरूरी है। मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने? ओके भैया, देखिए भैया दोबारा से देखते हैं कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू है, कौन कौन से संयोजी ऊतक है। पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ढीले संयोजी ऊतक। ये भी भैया 3 प्रकार के होते हैं, एरियोलर, एडिपोज और रेटिकुलर। सबसे ज्यादा जो रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कनेक्टिव टिश्यू में, वो भैया ढीले संयोजी ऊतक से पूछे गए। अभी मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली में ये है क्या, ये कहाँ उपस्थित होते हैं हमारे शरीर में। दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू यानी कि सघन संयोजी ऊतक। ये भी 3 प्रकार का होता है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा होता है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। तो 2 तो आपको याद हो गए। तीसरा है कार्टिलेज, उपास्थि के बारे में पूछे, ब्लड के बारे में पूछे, हड्डियों के बारे में पूछे, लिम्फ ऊतकों के बारे में पूछे, ये सभी कनेक्टिव टिश्यू अभी है। आइए अब एक एक के बारे में समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। मैं इन्हें मिटा देता हूं, है कि नहीं भैया? अब ये जो मैंने कहा कि हमारे शरीर में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले जो ऊतक है वो है भैया कौन से? ये कनेक्टिव टिश्यू, ये है संयोजी ऊतक। लेकिन इन संयोजी ऊतकों में भी हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले ऊतक कौन से हैं? तो वो है भैया एरिओलर टिश्यू। वो कौन से हैं? एरिओलर टिश्यू है, अवकाशी ऊतक है भैया। पहली बात क्लियर हो गई। तो हमारे शरीर में इन कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले ऊतक कौन से हैं? एरिओलर टिश्यू है। ध्यान से समझना, याद रखना, इसमें जो कोलेजन तंतु होते हैं, कोलेजन तंतु और जो इलास्टिक तंतु होते हैं,
इन इलास्टिक तंतुओं का जाल होता है। इस प्रकार के टिश्यू में कोलेजन तंतु और इलास्टिक तंतुओं का जाल होता है। और मैं आपको बता दूं भैया, एक कोशिका होती है, उस कोशिका का नाम है फाइब्रोब्लास्ट। ये जो फाइब्रोब्लास्ट कोशिका है, ये फाइब्रोब्लास्ट कोशिका भैया इन कोलेजन तंतुओं का और इलास्टिक तंतुओं का सिक्रेशन करती है, स्राव करती है। इस चीज के बारे में आपको पता होना जरूरी है। जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, इन कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारी कोशिका पाई जाती है। जैसे कि एक हो गई फाइब्रोब्लास्ट, ये कोलेजन तंतु और इलास्टिक तंतुओं का सिक्रेशन करती है। एक होती है मास्ट सेल, मास्ट कोशिका, जो हिस्टामिन और हिपेरिन दो रसायन है, ये इनका सिक्रेशन करती है। उसके अलावा एक होती है मैक्रोफेज सेल, मैक्रोफेज कोशिका। उसके अलावा प्लाज्मा सेल होती है। उसके अलावा एक होती है भैया एडिपोसाइट, यानी कि वसा कोशिका, और एक होती है WBC। तो ये कनेक्टिव टिश्यू में ये भैया 6 सेल होती है, जिनका अलग अलग काम होता है। खैर आपके एग्जाम में कोशिकाओं के बारे में नहीं पूछा जाता, जितना पूछा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब मुख्य चीज ये है कि भैया एरियोलर जो टिश्यू होते हैं, इनका काम क्या है। तो मैं आपको बता दूं भैया, ये ऊतकों की मरम्मत में सहायक होते हैं। ये ऊतकों की मरम्मत में सहायक होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये ऊतकों की मरम्मत में सहायक होते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ऊतक ऊतकों की मरम्मत करता है। क्वेश्चन क्या था, निम्न में से कौन सा ऊतक ऊतकों की मरम्मत करता है। तो राइट आंसर होगा भैया एरियोलर अवकाशी ऊतक। मैं आपको बता देता हूं कब पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भैया RRB ग्रुप डी में 16/9/2022 को। कब पूछा गया था? 16/9/2022 को पूछा गया था भैया RRB ग्रुप डी में। RRB ग्रुप डी में 16/09/2022 को पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था कि कौन सा ऊतक ऊतकों की मरम्मत करता है। तो एरियोलर टिश्यू इसका आंसर है भैया, जो कि हमारे शरीर में कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। और इसमें कोलेजन तंतु है, इलास्टिक तंतुओं का जाल होता है। और इन तंतुओं का निर्माण, इन तंतुओं का सिक्रेशन कौन करता है? फाइब्रोब्लास्ट कोशिका होती है, जो कनेक्टिव टिश्यू में होती है, वो करती है भैया। ठीक है, अब बात आती है कि भैया ये टिश्यू कहाँ उपस्थित होता है। इसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया। अगर लोकेशन आपको याद हो गई तो फिर तो कमाल हो गया। ये मान लीजिए, ये भैया आपकी स्किन में होता है, भाई आपकी त्वचा में होता है, ये मांसपेशियों में होता है। हमारी जो मांसपेशियां होती है, उन मांसपेशियों में होता है। ये तंत्रिकाओं के बीच में उपस्थित होता है, तंत्रिकाओं के बीच में होता है भैया। उसके अलावा ये रुधिर वाहिकाओं में होता है, ब्लड वेसल्स में होता है, रुधिर वाहिकाओं में होता है। तो ये याद कर लीजिए भैया, आपका काम हो जाएगा। और इतना ही याद रखना है आपको एरियोलर टिश्यू में, इतना ही आपको याद रखना है एरियोलर टिश्यू में। इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। तो इनकी लोकेशन देख लीजिए आप दोबारा से। आपकी त्वचा में होते हैं ये एरियोलर टिश्यू, आपकी मसल्स में होते हैं, मांसपेशियों में, तंत्रिकाओं के बीच होते हैं, ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिकाओं में होते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो कुछ चीजें रटनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। ये चीज एक ऐसी है, ये चैप्टर एक ऐसा है जिसे समझाने में बहुत प्रॉब्लम आती है टीचर को। रटना पड़ेगा भैया, रटना पड़ेगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, चीजें रटनी पड़ेगी। अब क्या आपको क्या खोल के दिखाया? आपकी स्किन में होता है तो होता है भैया, क्या करे। ब्लड वेसल्स में होता है तो होता है, आपकी मांसपेशियों में होता है तो होता है। याद करिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया। और एरियोलर विशेष कर ये तीनों तो याद कर ही लेना, एरियोलर, एडिपोज और रेटिकुलर, ये तो इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मैं मिटा देता हूँ इसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके भैया। अब दूसरा देखिए भैया, दूसरा कौन सा है हमारा? तो दूसरा है मेरे भाई हमारा एडिपोज टिश्यू। दूसरा कौन सा है? एडिपोज टिश्यू। अब वसा ऊतक पर आ जाइए। एडिपोज टिश्यू में एडिपोसाइट सेल पाई जाती है, एडिपोसाइट सेल पाई जाती है, वसा कोशिका पाई जाती है। कौन सी कोशिका पाई जाती है? वसा कोशिका पाई जाती है। और ये जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, ये वसा को स्टोर करने का काम करते हैं। किसको?
वसा को स्टोर करने का काम करते हैं। उसके अलावा इसके दो मुख्य कार्य हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है ये ऊर्जा को संचय करते हैं, यानी कि इकट्ठी करते हैं, अपने पास स्टोर करते हैं, और दूसरा ये अंगों को सहारा प्रदान करते हैं, अंगों को ये सहारा देते हैं, अंगों को ये सहारा देते हैं भैया। एडिपोज टिश्यू जो वसीय ऊतक होते हैं वो हमारे अंगों को सहारा देते हैं। ठीक है भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, वसा को स्टोर करते हैं ये एडिपोज टिश्यू, क्योंकि इसमें एडिपोसाइट वसा कोशिका पाई जाती है। हमारे अंगों को क्या करते हैं ये इसमें हमारे अंगों को सहारा प्रदान करते हैं, हमारे अंगों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं, और ऊर्जा को संचय करते हैं। लेकिन मुख्य चीज आती है कि कहाँ उपस्थित होते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके कार्य यहाँ से नहीं पूछे जाते कि एडिपो टिश्यू का कार्य क्या, नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये कहाँ उपस्थित होते हैं ये जरूर पूछा जाएगा। तो वैसे तो इनकी लोकेशन ही आप याद कर लीजिए, और कुछ याद करो या मत करो, इनकी लोकेशन जरूर याद करनी है भैया आपको। ये कहाँ उपस्थित होते हैं, तो ये होते हैं भैया आपके मेमरी ग्लैंड में। मेमरी ग्लैंड होती है ना दूध बनाने वाली ग्रंथि, तो वहाँ पर होते हैं। इसके अलावा ये बोन मैरो में होते हैं। बोन मैरो पता है कहाँ होती है, हड्डियों के बीच का जो खोखला भाग होता है उसे बोन मैरो कहा जाता है, अस्थि मज्जा कहा जाता है, जिसमें ब्लड का निर्माण होता है। उसके अलावा स्किन में होती है, उसके अलावा किडनी में ये भैया एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं। तो अगर आपसे आज के बाद में क्वेश्चन पूछे कि ये डिपोज टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, तो मेमरी ग्लैंड्स दूध बनाने वाली जो ग्रंथि होती है वहाँ पर होते हैं भैया ये डिपोज टिश्यू। बोन में, अस्थि मज्जा में होते हैं, स्किन में होते हैं, आपकी किडनी में होते हैं भैया। इस चीज़ के बारे में आपको पता होना जरूरी है। मुझे यकीन मानो या ना मानो मेरे पर आप, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप एक बार अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद में फिर आप आपकी किताब खोलिए। रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देख लिए, जो मैंने पढ़ा है उसी में से ही आया है, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं जो आपके लिए कंटेंट लेकर आता हूँ, पहले मैं आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो चीज़ें पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ कि वास्तविकता में ये चीज़ें आई है या नहीं आई है। अब इनमें कोशिका जो पाई जाती है वहाँ से क्वेश्चन नहीं आए तो मैंने आपको नहीं करवाई, क्योंकि फालतू पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। जितना पढ़ा जा रहा है उतना पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका काम हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ओके भैया मिटा दो। तो ये आपके डिपो टिश्यू समाप्त तो हो चुका है। इसकी लोकेशन याद है, मेमोरी ग्लैंड, बोन मैरो, स्किन और किडनी। ऊर्जा को संचय और अंगों को सहारा प्रदान करता है। इसमें एडिपोसाइट कोशिका पाई जाती है। ठीक है भैया, ओके। नंबर 3 पर कौन सा हमारा, नंबर 3 पर है भैया हमारा रेटिकुलर। रेटिकुलर टिश्यू है, इसे हिंदी में भी रेटिकुलर टिश्यू ही कहा जाता है। ये एक प्रकार का लूज कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि ये एक प्रकार का ढीला संयोजी ऊतक है। अब इसमें जो कोशिका पाई जाती है भैया, वो याद रखना है, इसमें जो कोशिका पाई जाती है वो शाखा युक्त होती है। वो भैया शाखा युक्त होती है, उसमें बहुत सारी शाखाएं होती है। और ये जो रेटिकुलर टिश्यू होता है ये आपके लीवर में उपस्थित होता है, ये आपके स्प्लेन जो पलिया होता है उस पलिया में उपस्थित होता है। इसके अलावा भैया ये बोन मैरो में भी पाया जाता है, ये अस्थि मज्जा में भी पाया जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, ये चीज़ें आपको याद रखनी है भैया, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अब आपका एरियोलर अवकाशी ऊतक समाप्त हो चुका है, एडिपो टिश्यू याद हो चुका है आपको, वसीय ऊतक या वसा ऊतक याद हो चुका है, और रेटिकुलर टिश्यू आपको अच्छे से याद हो चुका है। इन तीनों के बारे में हमने इनकी लोकेशन पढ़ी। एरियोलर टिश्यू की लोकेशन क्या है, हमारी स्किन में था, हमारी मांसपेशियों में था। अरे भाई हमारी स्किन में था, हमारी मांसपेशियों में था, और कहाँ पे था ये, तंत्रिकाओं के बीच था भैया। ये कहाँ पे था, तंत्रिकाओं के बीच। अरे हमारी त्वचा में था, मांसपेशियों में था भैया, ये हमारी तंत्रिकाओं के बीच में था। ये कौन, ये भैया एरियोलर टिश्यू। उसके बाद में हमारी मांसपेशियों में भी था, हमारी स्किन में भी था, तंत्रिकाओं के बीच में था एरियोलर टिश्यू। एडिपो टिश्यू कहाँ था, एडिपो टिश्यू मेमोरी ग्लैंड में था, मेमोरी ग्लैंड दूध बनाने वाली ग्रंथि में था। उसके अलावा और कहाँ पे था ये, उसके अलावा ये आपके बोन मैरो में था, आपकी किडनी में था, आपकी स्किन में था। उसके अलावा अगर रेटिकुलर टिश्यू के बारे में बात करें तो ये आपके लीवर में है, स्प्लेन में है और बोन मैरो में है, इन सभी जगह पर है।
और मैंने आपको एक छोड़ दिया था, एरियोलर टिश्यू ब्लड वेसल्स में भी उपस्थित होता है, रुधिर वाहिकाओं में भी उपस्थित होता है, आपकी स्किन में उपस्थित होता है, मांसपेशियों में उपस्थित होता है, तंत्रिकाओं में उपस्थित होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद होना जरूरी है। एरियोलर की लोकेशन, एडिपो टिश्यू की लोकेशन, रेटिकुलर टिश्यू की लोकेशन। तो क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक ब्लड वेसल्स में उपस्थित होता है? निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक ब्लड वेसल्स में उपस्थित होता है? तो आपको पता होना जरूरी है, ब्लड वेसल्स में एरियोलर जो टिश्यू होता है वो एक प्रकार का ढीला संयोजी ऊतक। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे लिमिट से ही पूछा जाएगा, बाहर ज्यादा नहीं पूछेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ इतने अंदर से क्वेश्चन आते ही नहीं है, बाहर बाहर से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने संयोजी ऊतकों के नाम भी याद कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। तो अब आपका कंप्लीट हो चुका है भैया एरियोलर, एडिपोज और रेटिकुलर। तो इन्हें मैं मिटा देता हूं। पहला हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा हम पढ़ने वाले हैं भैया कौन सा? अब दूसरा हम पढ़ने वाले हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, जो सघन संयोजी ऊतक है, ये भी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसे हिंदी में कहा जाता है सघन नियमित संयोजी ऊतक। डेंस का मतलब होता है सघन, रेगुलर का मतलब होता है नियमित, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक। इसमें क्या होता है, व्हाइट फाइबर्स होते हैं, इसे कहा जाता है व्हाइट फाइबर टिश्यू कहा जाता है भैया इसे। इसमें जो ये व्हाइट फाइबर टिश्यू होते हैं ये भैया बंडल की फॉर्म में होते हैं, इसलिए भैया यहाँ पर रेगुलर शब्द यूज में लिया गया है नियमित। यानी कि इसमें जो व्हाइट फाइबर जो टिश्यू होते हैं, सफेद जो तंतु ऊतक कहा जाता है इसे, क्योंकि इसमें जो सफेद तंतु होते हैं वो बंडल्स की फॉर्म में होते हैं। नियमित, फिक्स नियमित यानी फिक्स रेगुलर होते हैं, वो बंडल की अवस्था में होंगे, यही इनकी पहचान है भैया। अब ये बात आती है कहाँ होते हैं, तो ये डेंस रेगुलर जो कनेक्टिव टिश्यू है ये इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है भैया। ये हड्डियों के जोड़ पर, जो लंबी हड्डियां होती है, जो लंबी हड्डियां होती है भैया, जो लंबी हड्डियां होती है, लंबी हड्डियों के किनारों पर उपस्थित होते हैं। दूसरी बात, 2 हड्डियों के जोड़ पर, 2 हड्डियों के जोड़ पर, 2 हड्डियों के जोड़ पर भैया कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? तो भैया डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। या लंबी हड्डियों के किनारों पर कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि लंबी हड्डियों के किनारों पर कौन से टिश्यू उपस्थित होते हैं, तो भैया डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इनमें भी कौन सा? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू उपस्थित होते हैं, जिन्हें आप व्हाइट फाइबर टिश्यू भी कहते हैं। और भैया 2 हड्डियों के बीच में जो जोड़ होता है उसमें कौन से टिश्यू उपस्थित होते हैं? तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू उपस्थित होते हैं। यही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। ओके भैया, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसमें भी व्हाइट फाइबर होता है भैया, लेकिन ये व्हाइट फाइबर जो होता है वो अनियमित होता है। ये इसका फिक्स बंडल के फॉर्म, जैसे कि अपन ने देखा कि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में ये व्हाइट फाइबर जो थे वो बंडल की अवस्था में थे, लेकिन यहाँ पर बंडल की अवस्था में नहीं होते, यहाँ पर ये बिखरे हुए रहते, इसलिए यहाँ पर शब्द यूज में लिया गया है इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि सघन अनियमित संयोजी ऊतक आप हिंदी में भी लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट है इसकी लोकेशन। तो लोकेशन बताइए भैया, ये कहाँ उपस्थित होते हैं, किसी को पता है क्या? किसी को पता है? देखिए भैया, ये आपके लीवर में होते हैं, इसके अलावा ये ब्लड वेसल्स में होते हैं, और उसके अलावा ये आपकी स्किन में होते हैं। ब्लड वेसल्स जानते हो ना, रुधिर वाहिका, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, उनमें ये भैया डेंस कनेक्टिव टिश्यू उपस्थित होते हैं। और डेंस में भी कौन सा? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, लीवर, ब्लड वेसल्स और स्किन आपकी त्वचा में। इतनी बात क्लियर? ओके। अब इलास्टिक, इलास्टिक इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक की स्पेलिंग सही है क्या? ऐसा आएगा शायद सी की जगह पर, है ना? हाँ, जल्दीबाजी में गलत लिख दी। इलास्टिक, इलास्टिक जो कनेक्टिव टिश्यू है भैया, इलास्टिक जो कनेक्टिव टिश्यू है ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू का तीसरा प्रकार है, और इसमें आपको इसकी लोकेशन याद करनी है। इसमें इलास्टिक फाइबर होते हैं जिनमें लचीलेपन की गुणवत्ता होती है, यानी कि इसमें लचीलापन पाया जाता है एक निश्चित सीमा तक भैया, इसलिए इसका नाम दिया गया है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। और इसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन आपको क्या क्या याद रखनी है? तो ट्रेकिया, ट्रेकिया जानते हो क्या होता है? ट्रेकिया जिस रास्ते से हमारे फेफड़ों तक हवा आती है, विंड पाइप, वायु नली जो होती है, उसे ही ट्रेकिया कहा जाता है भैया। उसके अलावा हृदय की संरचना में आप पढ़ते हो ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बारे में, इसके अलावा ब्रोंकियोल्स के बारे में,
ब्रोंकियोल्स के बारे में। इसके बाद में एक आता है भैया वो एपिग्लोटस। एपिग्लोटस, तो इन सभी जगह पर आपको कौन से टिश्यू दिखाई देते हैं? तो भैया डेंस कनेक्टिव टिश्यू दिखाई देते हैं, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू दिखाई देते हैं। देखिए जो ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स है, अगर आप लंग्स की संरचना पढ़ते हो तो जो वायु नली होती है उसे बोला जाता है ट्रेकिया विंड पाइप। ठीक है, अब ट्रेकिया का जो प्रथम विभाजन होता है उसे बोला जाता है ब्रोंकाई, और फिर ब्रोंकाई का जो पहला विभाजन और ट्रेकिया का जो दूसरा विभाजन होता है उसे बोला जाता है ब्रोंकियोल्स। और जो ये एपिग्लोटस है, एपिग्लोटस ये एक ढक्कन होता है, घाटी का ढक्कन कह सकते हैं हम इसे मानव शरीर का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, क्योंकि ये वायु को वायु नली में भेजता है और भोजन को भोजन नली में भेजता है। अगर हम खाना खाते हैं तो उस समय ये एपिग्लोटस है वो वायु नली के ऊपर आ जाता है ताकि भैया खाना वायु नली में ना पहुंचे। और जब हम श्वास लेते हैं तो भैया ये आ जाता है फूड पाइप पर, यानी कि भोजन नली पर। यानी कि जब हम श्वास लेते हैं तो वायु को वायु नली में ही जाने देता है, ये भोजन नली में नहीं। तो एपिग्लोटिस को घाटी का ढक्कन भी कहा जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस जगह पर भी भैया इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बोलो भैया। एक होता है वोकल कॉर्ड, उसके अलावा आपको यह भी याद रखना है भैया, वोकल कॉर्ड भी इसे स्वर रज्जु कहा जाता है। जब हम श्वास लेते हैं तो ये वोकल कॉर्ड होता है, इसमें कंपन उत्पन्न होता है और इस कंपन से ही आवाज बनती है, और उस आवाज को हमारी जो जीभ होती है वो शब्दों का रूप देती है। आपको कौन सी भाषा बोलनी है ये आपका ब्रेन डिसाइड करता है। इस चीज के बारे में भी आपको याद रखना है। जो वोकल कॉर्ड होता है, इस वोकल कॉर्ड में भी भैया इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। एपिग्लोटस को यहाँ मत लिखिए आप, एक काम करो यहाँ पे छोड़ दीजिए, एपिग्लोटस को मत लिखो, बस ये याद करो ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, वोकल कॉर्ड। उसके अलावा जो दीवारें होती है ब्लड वेसल्स की जो दीवारें होती है, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाओं की जो दीवारें होती है उन दीवारों पर भी भैया किस प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं? तो भैया इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, इलास्टिक संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। तो भैया मुख्य जो चीजें थी वो यहीं तक ही थी भैया, आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे तो नॉर्मल चीजें हैं। जो कुछ पढ़ना था कनेक्टिव टिश्यू में आपने अब तक पढ़ लिया, ये चीजें याद कर लीजिए और सारी चीजें तो सिंपल है। अब मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी आपकी हड्डियों के बारे में, ब्लड के बारे में, कार्टिलेज उपस्थिति के बारे में दे देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया आपने? ओके भैया, मिटा देता हूं। ठीक है, ध्यान से समझ लेना इन चीजों को, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया। अब देखो कार्टिलेज उपस्थिति के बारे में पढ़ते हैं। उपस्थिति के बारे में आप क्या क्या जानते हो? ब्लड वो कंकाल तंत्र वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कार्टिलेज उपस्थिति। तो ये तो आप सभी को पता है, दिखने में कठोर होती है लेकिन होती लचीली है कि नहीं है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है, कॉन्ड्रोसाइट कोशिका पाई जाती है। देखो भैया, अब तीसरा कौन सा है हमारा? कार्टिलेज है। तो कार्टिलेज जो है भैया, यानी कि जो उपास्थि है, उपास्थि भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। इस चीज के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। यानी कि जो कार्टिलेज होती है, जो उपास्थि होती है, वो भी एक प्रकार का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, वो भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसमें याद रखना है आपको, कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। इसका नुक खराब हो गया यार। और कॉन्ड्रोसाइट कोशिका पाई जाती है। कॉन्ड्रोसाइट कोशिका पाई जाती है किसमें? कार्टिलेज में, उपास्थि में, है कि नहीं है? इसमें लचक पाई जाती है भैया। भाई इसमें लचीलापन, मैं क्या लिख रहा हूं यार, इसमें लचीलापन उपस्थित होता है। इस चीज के बारे में आपको पता होना जरूरी है। इतनी बात क्लियर है? इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो कार्टिलेज होती है, जो उपास्थि होती है, वो तीन प्रकार की होती है। पहली होती है हाइलिन, हाइलिन कार्टिलेज। दूसरी होती है भैया फाइब्रो कार्टिलेज। और तीसरी कौन सी होती है? इलास्टिक कार्टिलेज। तो हाइलिन जो कार्टिलेज होती है, ये कहाँ लगी हुई होती है?
ये लगी होती है भैया लिगामेंट। दो हड्डियों को जोड़ने का कार्य लिगामेंट ही करता है और हड्डी को पेशी से जोड़ने का कार्य टेंडन करता है। तो लिगामेंट और टेंडन में हाइलिन कार्टिलेज उपस्थित होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फाइब्रो कार्टिलेज जो है ये कहाँ उपस्थित होती है? ये आपके जबड़े की जो संधि होती है भाई, जबड़े की जो संधि होती है, इन संधियों के बीच में ये फाइब्रो कार्टिलेज उपस्थित होती है। इसके अलावा जो आपकी कशेरुका है, जो रीढ़ की हड्डी है, उनके बीच कौन सी उपस्थित होती है? तो फाइब्रो कार्टिलेज उपस्थित होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इलास्टिक कार्टिलेज, इसमें लचीलापन पाया जाता है, ये कहाँ पर उपस्थित होती है? तो क्या याद रखना है आपको? ये याद रखना है कान का जो भारी भाग होता है पिन्ना, इस पिन्ना पर ये कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज उपस्थित होती है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? इसके अलावा आपको शायद इपोग्लोट, यहाँ पर एपिग्लोटस याद रखना है भाई। इलास्टिक में आपको यहाँ पर एपिग्लोटस याद रखना है। हाँ भाई, एपिग्लोटस ही है। अब एपिग्लोटस के बारे में आपको पहले भी पता चुका। एपिग्लोटिस से घाटे का ढक्कन भी कहा जाता है। भोजन को भोजन नली में जाने से रोकता है, भोजन को भोजन नली में जाने देता है और वायु को वायु नली में जाने देता है। इसे शरीर का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। तो ये भैया आपको उपस्थिति के बारे में इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना भैया। क्वेश्चन आएगा तो यही से ही आएगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ओके भैया, आगे चलते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके भैया, मिटा दूँ? ओके भैया, अब मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ। थोड़ी बहुत जानकारी ब्लड के बारे में, थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको हड्डियों के बारे में दे देता हूँ। पहले स्लाइड चेंज कर दो भैया। देखिए भैया, आगे चलते हैं। अब तक हमने कनेक्टिव टिश्यू में लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़े, उसके अलावा डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़े और उसके अलावा हमने कार्टिलेज पढ़ा। चौथा नंबर का आता है भैया आपका ब्लड। तो आइए ब्लड के बारे में समझ लेते हैं। ब्लड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है? तो भैया ब्लड यानी कि आपका जो रक्त होता है, आपका जो खून होता है, आपका जो रुधिर होता है, ये एक प्रकार का भैया कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा? क्या एक प्रकार का ये कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, इस बात के बारे में आपको पता होना जरूरी है। ब्लड के बारे में बता देता हूँ। ब्लड जो होता है इसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं भैया। एक होता है इसका ठोस भाग जो कि पूरे ब्लड का 45% होता है। एक होता है इसका द्रव भाग जो कि पूरे ब्लड का 55% होता है। वैसे ब्लड के बारे में आपको पहले ही बता चुका। ठोस भाग में हम ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं भाई। रक्त वाले चैप्टर में, मानव रक्त वाले चैप्टर में मैंने आपको ब्लड के बारे में कम से कम 10 घंटे में आपको 10 क्लासों में समझाया है, ठीक है। और द्रव वाला पार्ट है, इसमें हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा एक हल्का पीला रंग का एक क्षारीय द्रव होता है भैया। और इस ब्लड वेसल्स में हम आरबीसी का नाम सुना होगा, रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कोशिकाएं। डब्ल्यूबीसी का नाम सुना होगा, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कोशिकाएं। और ब्लड प्लेटलेट्स का नाम सुना होगा, ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु का नाम सुना होगा। इन सभी के बारे में हम भैया इस ठोस भाग में पढ़ते हैं। तो इन सभी के बारे में ब्लड में पढ़ा जाता है। इस ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो बड़ी बड़ी हड्डियों के बीच में एक खाली जगह होती है, इसे बोन मैरो कहा जाता है। इसी बोन मैरो में भैया इस ब्लड का निर्माण होता है। इतनी बात क्लियर है। ब्लड का काम क्या है? तो भैया गैसों का ट्रांसपोर्ट, तो गैसों का परिवहन करने में सहायक होता है, परिवहन। इसके अलावा जो पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों को शरीर की प्रत्येक कोशिका व ऊतकों तक पहुंचाना, कोशिका तक पहुंचाना। इसके अलावा शरीर को संक्रमण से बचाना, इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग में यानी कि रुधिर का थक्का जमाने में भी, रुधिर का थक्का जमाने में भी सहायक होता है। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले पढ़ा चुका, डिटेल में पढ़ा चुका, तब इनके बारे में बार बार क्या पढ़ना। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को पता है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ यहाँ पर क्लियर रूप से कि ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ओके भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हड्डी के बारे में भी जान लेते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया, सीधी सी बात है। यहाँ पर ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है इतना गहराई में, क्योंकि इन सभी के बारे में हम चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इन सभी के बारे में आपको पता है। लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है आपको बढ़ाना। तो अगला देखिए भैया, अगला आता है हमारा कौन सा? अगला आता है भैया हमारा बोन यानी कि हड्डी। अगर अस्थि के बारे में पूछा जाए तो अस्थि भी क्या है? एक प्रकार का भैया कनेक्टिव टिश्यू है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है।
एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, एक प्रकार का सहयोजी ऊतक है। ये आपके शरीर का ढांचा प्रदान, ये कैल्शियम व फास्फोरस का बना होता है। पहली बात तो ये है, कैल्शियम व फास्फोरस से हड्डियों का निर्माण होता है, इस बात का आपको पता होना जरूरी है। दूसरी बात, ये हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करवाता है, शरीर को ये ढांचा प्रदान करवाने का काम करता है। इसके अलावा इसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट कोशिका पाई जाती है। और इन हड्डियों में ही किसका निर्माण होता है, ब्लड कंपोनेंट्स का निर्माण होता है, ब्लड कंपोनेंट्स का निर्माण होता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि बड़ी बड़ी हड्डियों के बीच में खोखला भाग होता है, उस खोखले भाग को क्या कहा जाता है, बोन मैरो कहा जाता है। और उसी बोन मैरो में ब्लड सेल्स, ब्लड का निर्माण होता है भैया। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी, ज्यादा कुछ याद नहीं रहेगा। लिम्फ के बारे में क्या याद रखोगे, लसीका कुछ याद मत करो, छोड़ो, बस इतना याद रखना है कि लिम्फ एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। अगर आपने ये सारी चीजें पढ़ ली तो यकीन मानिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो आप, इतना पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो मैंने पढ़ा है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। तो आशा करता हूँ आपको कनेक्टिव टिश्यू सहयोजी तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इससे भी बेहतर तरीके से आपको एपिथेलियल टिश्यू पढ़ाया था। अगर आपने एपिथेलियल टिश्यू नहीं पढ़ाया तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। चैनल पर नए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने लास्ट में ब्लड के बारे में, उपास्थियों के बारे में, बोन्स के बारे में आपको क्यों कम पढ़ाया है भैया? यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते, इतना ही पूछा जाता है कि ब्लड क्या एक प्रकार का सहयोजी ऊतक है, आप कह दीजिए हाँ, ना तो ना, तो है भैया तो हाँ। हड्डियां जो है वो एक प्रकार का सहयोजी ऊतक है, उपास्थि जो है वो एक प्रकार का सहयोजी ऊतक है। इनकी जो छोटी मोटी जान पहचान है वो मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, आप सब जानते हो। मुख्य रूप से आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ना है, जिनके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाकर आया हूँ। और याद रखना है कि लिम्फ भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, एक प्रकार का सहयोजी ऊतक है। ओके भैया, तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए आए हो तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।